हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी होम साइंस 2006 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और जो इसकी पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो के साथ में हम 2006 के पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि हुआ था 2009 में टीजीटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से, क्योंकि 51 हमने क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह परिचारिका के कार्य हैं। क्या कार्य हैं? एक जो नर्स कह सकते हैं हम उनको, उनके क्या कार्य होते हैं? रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही काम एक गृह परिचारिका के होते हैं। जो होम नर्स होती हैं उनके सारे काम होते हैं। तो ऑप्शन 4 दिस इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, या किसी का भी नहीं? देखिए, डॉक्टर का नहीं रखना है, गृहिणी का नहीं रखना है, बल्कि अपने स्वास्थ्य का रखना है, क्योंकि जब वो खुद से हेल्दी होंगी तभी वो जो पेशेंट है या फिर जो कोई भी पर्सन है उसका ध्यान रख सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है 54, ड्रॉ शीट का क्या अर्थ है? ड्रॉ शीट क्या होती है? रबड़ की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपकी ड्रॉ शीट होती है वो आप देखते हैं कि जो छोटे बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो जो बेड वेटिंग करते हैं तो उनके लिए बेड के ऊपर एक रबड़ बिछाई जाती है, जिसे हम ड्रॉ शीट कहते हैं। तो वही जो ड्रॉ शीट है वो रबड़ या फिर मोमजामी की होती है, जो कि चादर के ऊपर बिछाई जाती है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में? देखिए, क्वेश्चन इस टाइम पर बहुत ज्यादा, अगर अभी रिसेंटली एग्जाम होता है 1-2 महीने में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कोविड जो है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये करंट में जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड भी होगा, और होम साइंस से भी रिलेटेड। तो जो भी संक्रमित व्यक्ति है, जिसको भी इन्फेक्शन हो चुका है, उसको हम अलग कमरे में रखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए। क्यों दूर होना चाहिए? ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। बिल्कुल सही बात है। परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रमण रोग से बचाया जा सके। बिल्कुल ऐसा भी है कि हम और लोगों को तो सेव कर सके, एटलीस्ट इनमें से कोई नहीं लोग एक दूसरे को छू सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम इसमें बात करें कि इन 2 पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कि रोगी को पूरा आराम मिले और उसको शांति मिलती रहे। ये ज्यादा जरूरी है, ताकि कि जो पर्सन है वो अच्छी तरीके से रिकवर हो सके, उसको जल्दी से आराम मिल सके, इसीलिए उनको अलग कमरे में रखना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57, जो बेड क्रेडल्स का प्रयोग किस किस लिए किया जाता है? ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, शैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो ब्रेड कैडल जो होते हैं, जैसे कि आपने विवाह मूवी देखी होगी, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया है और तब भी मैंने यही एग्जांपल दिया था, और अभी भी आपको याद दिलाती हूँ कि जो विवाह मूवी है उसमें अगर आपने देखा हो, तो वहां पर जो हीरोइन है उसके उसके जब वो जल जाती है तो उसके ऊपर एक बेडशीट पड़ी होती है, जो कि उससे काफी ऊपर होती है, और क्योंकि वो एक तरीके के कहें सांचे के ऊपर डली होती है, या फिर एक जाल के जैसे ऊपर होती है, जिसके अंदर वो लेटी हुई है। तो जो आपका जो भी एक ढांचा जैसा है, जो कि कुछ इस तरीके का है, जैसे कि यहाँ पर वो हीरोइन जैसे लेटी हुई है, तो ये एक तरीके का आपका वो होता है, और उसके ऊपर ऐसे 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 करके बेडशीट पड़ी हुई होती है। तो वो आपका बेड क्रेडल कहलाता है। ये किस लिए यूज होता है? या तो आपकी हड्डी टूट गई हो या फिर जल गया हो, जिससे कि जो बेडशीट है वो व्यक्ति से टच ना हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, शैया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म पानी की थैली का, मोटी चादर का,
या फिर रिंग कुशन का, या फिर बर्फ की थैली का। तो ये शैया घाव के लिए रिंग कुशन का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पैर की हड्डी टूटने पर क्या प्रयोग किया जाता है? बेड क्रेडल, फ्रैक्चर बोर्ड, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पैर की हड्डी टूटने पर आप फ्रैक्चर बोर्ड का यूज करते हैं। हालांकि बेड क्रेडल का भी यूज किया जाता है जब आपकी कोई हड्डी टूटती है, तो लेकिन यहाँ पर आपको ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, वो आपका आयोग के अकॉर्डिंग सही किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ उपयुक्त दोनों ऑप्शन में है, तो ये भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बेड क्रेडल का यूज हम लोगों ने यहाँ देखा, देखिए हड्डी टूटने पर भी यूज हो रहा है और जले पर भी। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी भी आंसर हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 60। बजट का मुख्य क्या उद्देश्य है? आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही है आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 61। सबसे अच्छा बजट होता है, सबसे अच्छा बजट कौन सा है? आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जहां भी जिस बजट में बचत हो रही है, मतलब सेविंग्स हो रही है, वो आपका सबसे अच्छा बजट होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बचत का बजट। फिर है पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, या उपयुक्त सभी। ये सारी ही चीजें, ये ऑल दीज 3 थिंग्स कंट्रोल, ये कंट्रोल करती हैं या फिर इफेक्ट करती हैं फैमिली के बजट को। क्योंकि जब आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं, आप ये देखकर चलते हैं कि हमें फ्यूचर में कब कहाँ कितने पैसों की जरूरत होगी, और आप उसी हिसाब से जब मितव्ययी होकर, कंजूसी से नहीं बल्कि मितव्ययी होकर जब आप खर्च करते हैं, तो आपके परिवार का बजट प्रभावी होता है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। हम लोगों ने ये देखा हुआ है, एंजल्स लॉ देखा आपने, अगर आपको वीडियो याद हो, अगर आपने वो देखी हुई है हमारे चैनल पर, तो आपको जरूर याद होगा कि एंजल्स लॉ क्या कहता है कि निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर जो भोजन पर खर्च का प्रतिशत है वो कितना होता है? वो कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्वेश्चन आता है 64। बचत का सही विनियोग है ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। तो सही से सही तरीका क्या हो सकता है? सबसे सही तरीका है बचत पत्र को खरीदना। फिर है क्वेश्चन नंबर 65। बैंक एक संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बैंक किस तरीके की संस्था है, हम लोग अपने थियोरेटिकल पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक तरीके की व्यवसाय या फिर बिजनेस वाली संस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 66। बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो हम बचत क्यों करते हैं? हम बचत करते हैं भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, हम लोग सेविंग्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? बैंक में जो आपका आवर्ती जमा खाता है वो 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 68। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? तो 11 रुपए इसकी न्यूनतम धनराशि होती है, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट चेक 11 रुपीज का दे सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 69। भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक घटना में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन में, या फिर राष्ट्रीय विकास कार्य में। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका 4th, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। क्वेश्चन 60 है व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यय यानी क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर को क्या प्रभाव देता है, क्या अफेक्ट करता है? परिवार के सदस्यों की संख्या, बिल्कुल करती है। रहन सहन का स्तर, ये भी करता है। गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, ये भी करती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71। घर की सफाई में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, या फिर वार्षिक सफाई? देखिए दैनिक सफाई, जो आप डेली सफाई करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप डेली आप घर को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, तो आपको साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सफाइयों में बहुत ज्यादा लेबर नहीं करना पड़ता है, या बहुत ज्यादा
मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देती है। ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि 100 से 500 जो अंडे हैं वो एक बार में मादा मच्छर देती है। फिर है क्वेश्चन 73, घर की सफाई का महत्व है, मतलब क्यों घर की सफाई जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन की में आनंद की प्राप्ति के लिए, तीनों के लिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर कि तीनों ही चीजों के लिए आपके घर की सफाई आवश्यक है। 74 क्वेश्चन, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, फर्नीचर की दरारें भरने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो यह आंसर बहुत ही सीधा और डायरेक्ट है, इसके लिए आपका पुटीन या फिर मोम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, मतलब अच्छे से होम डेकोरेशन के लिए क्या जरूरी है। अत्यधिक मेहनत नहीं, ऐसा नहीं है। सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी नहीं पड़ता, बल्कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उस क्या पर्सन का इंटरेस्ट क्या है और उसको कितनी नॉलेज है सुंदरता की, इससे आपके घर के सौंदर्य पर इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77, पाश्चात्य शैली के भोजन में के कमरे में क्या जरूरी है, यानी कि जो आपका वेस्टर्न ऑप्शन है आपका किचन का, उसमें क्या आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें मेज और कुर्सियां जरूरी होती हैं, बल्कि आपकी जो देशी शैली होती है उसमें आपको पटरे की जरूरत होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, या फिर नक्काशीदार हो। तो जो आपका घरेलू फर्नीचर है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो उपयोगी हो, मतलब उसका क्या यूज है, कितनी यूटिलिटी है। फिर है फूलदान में फूल को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको पानी में थोड़ा सा नमक डालकर रखना है, इससे आपके जो फ्लावर्स हैं वो ज्यादा टाइम तक के लिए फ्रेश रहेंगे और अच्छे लगेंगे देखने में। फिर है क्वेश्चन 80, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। रेखा द्वारा, आकार द्वारा, बनावट द्वारा, या तीनों द्वारा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, उपभोग सभी से। भाई सभी सारी चीजें बीमारी पैदा करती हैं, गंदगी पैदा करती हैं, जिससे कि बीमार होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर है तांबे की वस्तुओं को साफ करने के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए। तो तांबे की वस्तुओं को साफ करने के लिए हम चूने का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, घर की सजावट से क्या तात्पर्य है। घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौनों का होना, घर में कीमती सजावटी सामान का होना। ये आंसर नहीं होगा। कमरों में उपयुक्त सामान को कलापूर्ण व्यवस्था, कालीन व पर्दों का अधिक प्रयोग। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे कमरे में जरूरी नहीं है कि सुंदरता हो, भारी भी लग सकता है कमरा। फूलदान, तस्वीरें, ये सारी चीजों की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें कि आपने जो भी सामान रखा है उसको कलात्मक रूप से उसका व्यवस्था रखना जरूरी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 84, सजावट के सिद्धांत के तत्व है। अनुपात, संतुलन, प्रभाव, इनमें से कौन सी, या फिर ये ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सारी ही चीजें। तो ये सारी ही चीजें आपके सजावट के सिद्धांत के तत्व में आती हैं। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चेक कर लें, क्योंकि टीजीटी का पूरा सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं, तो सारी ही चीजें कवर हो चुकी हैं। अगर आपने वो सब पढ़ा हुआ होगा, अपने नोट्स तैयार किए होंगे, तो आपको ये सारे आंसर जरूर आते होंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85, कालीन की सफाई करनी चाहिए कड़े ब्रश से, नरम ब्रश से, मोटे ब्रश से, या फिर फूल झाड़ू से। तो कालीन की सफाई के लिए हमें नरम ब्रश का यूज करना चाहिए। फिर है क्वेश्चन 86, एक दर्जन केले का मूल्य 10 रुपीज एंड 80 पैसाज है। तो एक केले की जो कीमत है वो कितनी होगी। तो इसका आप बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स यूज होगा, जो आप मुझे यूज करके सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 87, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर है प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने के लिए गई एवं टिकट का मूल्य 1.8 रुपीज है। तो 3 टिकट का मूल्य कितना होगा। सिंपली आपको
3.2 करना है, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो है आपके वो होम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं जी सारे क्वेश्चन जो हम लोग कल बात कर रहे थे, उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन भी यहाँ पूछे हुए हैं 2006 के पेपर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 89। सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एक बार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चलने से कितनी दूरी तय होती है। इन आपको कुछ नहीं करना है, इन सारी जो संख्याएं हैं उनको प्लस कर देना है, सही आंसर आपके पास होगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर डालकर तब आंसर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते रहे हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपए है तो 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा। तो 15 में आपको 4 का गुणा करना है, इससे आपको सही आंसर पता चल जाएगा जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 91। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। तो जल में कौन कौन से आपके तत्व होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन। वाटर का क्या आपका रसायन सूत्र होता है, H2O। तो देखिए आप इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका पूछा गया है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, तो फिर ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर है कार्बन तथा सल्फर, ना ही इसमें कार्बन है ना ही सल्फर है, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, उपयुक्त किसी से नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। 92 क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र अभी बताया, H2O होता है। फिर उसके बाद कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है। तो कुएं के पानी में शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, यह मिलाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 94। शुद्ध जल कौन सा होता है, मीठा, गंधहीन, रंगहीन। देखिए मीठा नहीं होता, खारा तथा रंगहीन गंधहीन, तो खारा भी नहीं होता, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन ये हो सकता है। फिर है आपका मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें आपसे पूछा गया है जल की कठोरता का क्या कारण है। जल की कठोरता, जल में क्लोरीन गैस पाई जाती है, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 96। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। देखिए उबालना, आसवन विधि, या फिर अवक्षेपण, या फिर क्लोरीनीकरण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बॉईल करके। ये आप बार बार एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं, कमेंट कहती है जब भी कोई बीमारी फैल रही होती है, जब गर्मियां आती हैं, हैजा हो रहा होता है, तो लोगों से कहते हैं कि पानी को उबाल कर पिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 97 क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, चूना। फिर है क्वेश्चन 98, जल की अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए चूने का पानी मिलाया जाता है। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाता है। देखिए कोई भी बीमारी हो उसमें हल्का और सुपाच्य खाना ही दिया जाता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 100, हैजा रोग फैलता है, हैजा रोग कब फैलता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि जो हैजा रोग है वो तीर्थ स्थानों पर और मेलों में ये फैलता है, क्योंकि वहां गंदगी ज्यादा होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 101, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। मक्खियों को नष्ट करने के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है। DDT की क्या फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। जो अतिसार की बीमारी है वो बारिशों में यानी कि रेनी सीजन में ज्यादा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 103,
मोती जरा यानी कि टाइफाइड का संक्रमण काल कितना होता है? तो जो भी आपकी बीमारी होती है उसका यूजुअली जो आपका संक्रमण काल होता है वो 7 दिन से 10 दिन होता है, लेकिन आपका जो मोती जरा टाइफाइड है वो 6 से 21 दिन के लिए इसका संक्रमण का काल होता है। फिर क्वेश्चन आता है 104, गैसीय निसंक्रमक है। गैसीय निसंक्रमक क्या है इनमें से? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। सही आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 105, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपयोग सभी। तो 105 का सही आंसर आपका है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से आपकी जनसंख्या के घनत्व से, खान पान से और यातायात के साधनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 106, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है? जनसामान्य के धार्मिक जीवन पर, जनसामान्य की कलाओं पर, जनसामान्य के साहित्य पर या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 107, पर्यावरण प्रदूषण होने का मुख्य क्या कारण है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या, आधुनिकीकरण, समाज रीति रिवाज या फिर ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जनसंख्या। जनसंख्या है तो उससे आपका जितने भी आधुनिकीकरण की जरूरत होगी, आपके सामाजिक रीति रिवाज होंगे, तो ये सारी चीजें इससे इफेक्ट हो जाती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 108, ध्वनि या फिर शोर की क्या इकाई है? तो ये बहुत इजी और डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 109, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या में जो भी चेंजेस होते हैं, जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपघटन, उत्पादन और उपभोक्ता। ये तीनों ही चीजें जो है वो परितंत्र में कालांतर के जीवों में संख्या के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, चेचक के जीवाणु का क्या नाम है? चेचक के जीवाणु का नाम हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन 111, भोजन को विषाक्त करने वाले आंतरिक कारक क्या हैं? मतलब इंटरनली भोजन को खराब कौन सी चीजें कर देती हैं? तो अब जो परजीवी होते हैं वो हमारे भोजन को डैमेज कर देते हैं। फिर है क्वेश्चन 112, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग। दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है? ये हैजा फैलता है, क्योंकि ये गंदगी में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 113, वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? तो जो वायु के द्वारा आपका रोग फैलता है वो है आपका खसरा। फिर है क्वेश्चन नंबर 114, प्रतिजैविक औषधि है कौन सी जी दवाई आपकी प्रतिजैविक होती है? एस्पिरिन, एनल्जीन, स्टेप्टोमाइसिन या फिर थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर है आपका स्टेप्टोमाइसिन आपकी प्रतिजैविक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 115, मलेरिया रोग में शरीर का ताप कितना हो जाता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का ताप 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जाती है। फीता, कैंची, सिलाई मशीन या मिल्टन चौक। देखिए सिलाई मशीन आपकी नहीं रखी जा सकती सिलाई की किट में, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है और भारी होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, 5 वर्ष की बालिका को बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो इस तरीके के अंदाजे भी आपको होना आवश्यक है। तो आपको 5 वर्ष के बच्चे के लिए 1.25 मीटर फैब्रिक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 118, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? मिल्टन चौक को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? तो ये मेज पर या फिर पटरे पर फैलाकर काटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का उपयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भी आपके रेडीमेड कपड़े आते हैं उनमें जो सिलाई के लिए मेथड यूज होता है वो होता है आपका चेस्ट सिस्टम। यानी कि आप देखते हैं कि आप बस से नापते हैं कि आपको कौन सा साइज आएगा, एम आएगा, एल आएगा, एक्सएल आएगा, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल। तो ये सारे आपके बस साइज से नापे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? कच्चा टाका, तिरछी सिलाई या फिर हेमिंग टाका या फिर समकच्चा। तो कच्चा टाका जो है वो यूज किया जाता है।
फिर उसके कच्चा टाका या फिर हम जैसे हेमिंग में भर लेते हैं, यानी तुरपन में जैसे भर देते हैं, उस तरीके से भी भरा जा सकता है। क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आयोग के द्वारा हेमिंग टाका है, लेकिन सही आंसर कच्चा टाका होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 122, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो कैंची की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 123 क्वेश्चन, धूल व चिकनाई मिलकर बन जाते हैं गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। तो जो हम धूल और चिकनाई है वो मिलकर एक मैल का रूप धारण कर लेते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 124, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए तारपीन अथवा मिट्टी का तेल यूज किया जाता है। क्वेश्चन 125, किस विधि में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं? तो इसमें आपके पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन दोनों ही यूज होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2006 का जो पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2009 के पेपर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। कोई भी सेक्शन है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।